नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, कुछ एरर्स पढ़ाने वाले हैं। जैसे आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे इंटरनेट पर आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपने सब लोगों के साथ हुआ हुआ है कि आपको कभी कभार देता है कि 404 और लिखा होता है नॉट फाउंड। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने उस वेबसाइट से जो चीज़ एक्सेस की है वो चीज आपको उस वेबसाइट पर नहीं मिली है, तो उसने आपको एक मैसेज दिया है कि ये चीज मेरे पास नहीं है और उसका उसने एक एरर दे दिया 404। जो एरर आपको दिया है इसी प्रकार और भी एरर्स होते हैं। तो जितने ये इस प्रकार के एरर होते हैं वो सभी एरर, यानी जो चाहे आप वेबसाइट को एक्सेस करो चाहे आप किसी सर्वर को एक्सेस करो, तो जितने एरर्स आपको मिलते हैं या फिर मिल सकते हैं वो सभी एरर्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। और ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आज के जितने एग्जाम पेपर बन रहे हैं या फिर सीपीसीटी का ले लें या फिर व्यापम का ले लें, तो उसमें ये एरर्स से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने से भी काम नहीं चलेगा। ये एरर्स को बेकायदा अपनी पेन पेपर पर लिखिए और इन्हें याद करिए कि इनका ये 400 है तो ये क्या करता है, 404 है तो क्या करता है। तो आपको ये करना ही करना है। तो देखो जरा, सबसे पहला लिखा हुआ है क्या? 400। यदि आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया और उसने देखा कि 400 एरर लिखा देखा, तो वो उसका मतलब यह है कि बैड रिक्वेस्ट, यानी आपने क्या की है, उस वेबसाइट को जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही नहीं है। यानी या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे भाई एक 100 मीटर पर कोई बॉल फेंकनी है तो मुझे उस फोर्स से फेंकनी होगी ना, जब भी तो 100 मीटर पर जाएगी। उसी प्रकार जब हम किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं किसी वेबसाइट से, तो उसको उस लेवल से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने उस लेवल से एक्सेस नहीं किया तो वो वेबसाइट आपको एक एरर देती है 400 का, जिसका मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, यानी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही से नहीं भेजी। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहली ये बात, या तो आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बैड रिक्वेस्ट का एरर कोड क्या है, तो आपको बताना होगा 400 है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा मेरे भाई कि 400 जो एरर कोड है वेबसाइट या सर्वर का वो किस चीज का है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा बैड रिक्वेस्ट, तो आपको वो टिक करना हो। नेक्स्ट जो है वो है अपना 401 ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, यानी जो आप ऑथराइज मतलब किसी ऐसी चीज को, किसी प्राइवेसी चीज को, जैसे किसी वेबसाइट पर कोई प्राइवेसी यानी कोई पर्सनल चीज है और आप उसको मतलब आप अपने आप को दर्शाकर कि भाई मैं हूँ इस वेबसाइट का ओनर, मैं अपनी इस प्राइवेट चीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, जिसमें जो सिक्योर चीज है या प्राइवेसी जो चीज है उसे करना चाहता हूँ, लेकिन वेबसाइट ने आपको नहीं पहचान पाया कि वाकई आप हो, तो वो आपको क्या दे देंगे, क्या दे देगा? 404 एरर दे देगा कि आप भाई वो व्यक्ति नहीं हो जो व्यक्ति इसका ऑनर है। यानी आपको वेबसाइट किस चीज से आइडेंटिफाई करेगी? आपकी ईमेल आईडी या फिर इस चीजों से, या फिर आपका जो टोकन नंबर होगा, टोकन नंबर का सेक्शन अलग चीज है, तो जो टोकन नंबर होगा वो टोकन नंबर उस वेबसाइट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और वो टोकन नंबर अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो वो वेबसाइट आपको बता देगी कि भाई आप ऑथोराइजेशन नहीं हो, आप इसके ओनर नहीं हो, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो 401 एरर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरर पर चलते हैं। अगला जो एरर है वो है 402 पेमेंट रिक्वेस्ट। यदि आप जैसे किसी पेमेंट कर रहे हो किसी वेबसाइट से या एक जगह से दूसरी जगह कोई आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और वो पैसा किसी कारण बस फेल्ड हो जाता है, आपने कोई रिसोर्सेस नहीं है या फिर कोई कारण होगा वो फेल्ड हो जाता है, तो आपको क्या एरर कोड प्राप्त होता है? 402। यानी 402 एरर कोड का मतलब है कि आपकी कोई पेमेंट रिक्वेस्ट की गई है और वो पेमेंट रिक्वेस्ट आपकी फेल्ड हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है 403 जो है फॉरबिडन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। देखो, जैसे सपोज कि भाई मुझे किसी व्यक्ति को फोन करना है तो मुझे दो चीजों की आवश्यकता होगी। किसकी? एक तो फोन की और एक फोन नंबर की। समझ रहे हो? तो भाई फोन तो मेरे पास आ गया, बट मेरे पास फोन नंबर नहीं है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूं, तो क्या मैं बात कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता।
ऐसे ही यदि मैं किसी वेबसाइट से कोई डाटा एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो डाटा एक्सेस करने के लिए मुझे जितने चीजों की आवश्यकता है वो सारी की सारी चीजें अगर मेरे पास अवेलेबल है तो ही मैं डाटा एक्सेस कर सकता हूं। अगर उनमें से कोई एक भी चीज मेरे पास कम है, कोई एक भी प्रोग्राम या फिर कोई एक भी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास कम है, तो मुझे ये फॉरबिडन यानी 403 वाला एरर दे देगा वो सर्वर, वो वेबसाइट। इज इट ओके? ठीक है, राइट। आगे चलो, अगला जो है वो है अपना 405। क्या लिखा है? मेथड नॉट अलाउड। यानी आप जिस वेबसाइट को या फिर जिस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हो, देखो वैसे आपको तो समझ में नहीं आता कि आपने किसी गूगल को एक्सेस किया, फेसबुक को एक्सेस किया, तो आपका मेथड क्या आपको समझ, लेकिन जो एडवांस यूजर होते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, तो उनकी एक मेथड्स होती हैं किसी सर्वर के अंदर जाने की। तो जो एक पर्टिकुलर मेथड से अगर वो सर्वर के अंदर नहीं गए, अगर जिस मेथड से उसके सर्वर के अंदर जाना है वो मेथड से वो नहीं गए, किसी दूसरी मेथड से वो चले गए, तो आप वो उन्हें उस सर्वर के अंदर नहीं जाने देगा। वो कौन सा आपको उस व्यक्ति को कौन सा एरर शो करेगा? 405, जिसका मतलब होता है मेथड नॉट अलाउड, यानी जिस मेथड से आप इसमें एंटर कर रहे हो वो मेथड अलाउ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 406, नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आप कोई इस प्रकार की रिक्वेस्ट किसी सर्वर या वेबसाइट को भेज रहे हो जो रिक्वेस्ट उस वेबसाइट या फिर उस सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? यानी आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को जो वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो आपको वो क्या दे देगा? 406 एरर दे देगा, जिसका मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल, यानी जो चीज आप करना चाहते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, राइट। आगे देखो जरा, अगला है 407, प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। देखो पहले तो आप ये समझिए प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। देखो जैसे एक कोई मेन सर्वर है और मैं हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं? मेन सर्वर से एक्सेस करना चाहता हूं, किसी गूगल के मेन सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मेरे और उस गूगल के जो मेन सर्वर है उसके बीच एक वर्चुअल सर्वर, जिसका कोई मतलब नहीं, मतलब वो सर्वर एक्चुअली में है नहीं, अज्यूम किया गया है, तो उसको, ऐसे सर्वर को जो अज्यूम किया गया है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। एक और अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, देखो जरा, जैसे आपने रियलाइज किया होगा जब हम गूगल खोलते हैं पहली बार कंप्यूटर या मोबाइल पर, तो आपने देखा होगा कि यदि आपने उस गूगल पर पहले से कोई चीज सर्च करके रखी है, पहले से कोई चीज आपने सर्च करके रखी है, और उस चीज का आप पहला वाला लेटर अगर गूगल पर डालोगे तो वो सारी की सारा वर्ड आपको नीचे लिखा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कौन दे रहा है? ये प्रॉक्सी सर्वर दे रहा है। यानी जहां से आप उस जो आप सर्च करना चाहते हो, वो मेन सर्वर से आप जिसको सर्च करना चाहते हो वो ऑलरेडी सर्च हो चुका है, वो प्रॉक्सी सर्वर के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो वहीं से आपको दे देगा, ना कि मेन सर्वर से आपको देगा। दूसरी बात, मेन सर्वर को किसी मेलवेयर के अटैक से या फिर किसी वायरस के अटैक से बचाने वाला जो सर्वर होता है वो भी प्रॉक्सी सर्वर होता है। ठीक है, तो भाई यदि आप उस प्रॉक्सी सर्वर को ये बताना चाहते हो कि भाई मैं इस वेबसाइट का ऑथेंटिकेशन हूं, मैं इस वेबसाइट का ओनर हूं, मुझे एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करना है, और अगर वो प्रॉक्सी सर्वर नहीं समझ पाया कि आप वाकई इसके ऑथेंटिकेशन हो, ऑथेंटिकेशन हो, तो वो आपको उसको एक्सेस नहीं करने देगा और आपको एक प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट एरर देगा। वो मतलब है 407। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं पहले ही बता चुका मेरे भाई, और इस वीडियो को लास्ट तक मेरे भैया जरूर देखना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट कोड हैं जो यदि पेपर में आ गए तो सॉल्व नहीं कर पाते, और ये ही चीज आपको मेरिट लिस्ट में लाती है। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा कि 403 किसका एरर है, तो आपको देखना होगा प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, या फिर प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की एरर कोड क्या होती है, तो 407 होती है। नेक्स्ट 408, रिक्वेस्ट टाइम आउट। या जैसे आपने देखा होगा जब अपन एटीएम में से पैसे निकालने जाते हैं, तो आपने उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है पैसे निकालने का, आपने एटीएम लगाया और आपने कोई प्रोसेस नहीं की, तो कुछ समय बाद यदि आप निकालना चाहोगे तो वो कहता है टाइम आउट।
टाइम आउट, यानी आपने वो, जैसे कोई वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपने अगर कभी आर्मी का फॉर्म ऑनलाइन किया हो तो आर्मी के फॉर्म का एक पर्टिकुलर टाइम है, यदि आपने इस टाइम के अंदर उस फॉर्म को सबमिट कर दिया तो ही वो फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज वो फेल्ड हो जाएगा, 408 एरर देगा। यानी वेबसाइट को एक्सेस करने का जो समय है, यदि आपने उस समय में उस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया तो ही आपको एक्सेस करने दी जाएगी वो वेबसाइट। अगर उस समय में आपने एक्सेस नहीं किया तो आपको 408 एरर कोड प्राप्त होगा, जो मतलब है रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब आपने उस वेबसाइट को उस समय में एक्सेस नहीं कर पाया जो समय उसका एक्सेस करने का है। ठीक है, राइट। आगे देखो 410 क्या लिखा है, गॉन, यानी 410 किसका एरर है, गॉन का। अब सर गॉन क्या होता है, देखो लिखा हुआ है जरा सा, टारगेट रिसोर्सेज इज नो लॉन्गर अवेलेबल, यानी आप उस वेबसाइट पर जो रिसोर्सेज हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, वो रिसोर्सेज ज़्यादा समय के लिए उस वेबसाइट पर नहीं रहने चाहता, मतलब वो जो रिसोर्सेज है वो उस वेबसाइट पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, और आपका काम थोड़ा ज़्यादा समय का है तो आपको वो रिसोर्सेज नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका आधा काम होगा और वो रिसोर्सेज गायब हो जाएगा वहाँ से, तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो आपका प्रोग्राम या फिर आपका जो रिक्वेस्ट है, जो एक्सेस करने का जो है, वो बीच में ही रुक जाएगा। तो क्या किया जाता है वेबसाइट के द्वारा कि आप ऐसे किसी रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो जो लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो रिसोर्सेज आपको देते ही नहीं है वो, और आपको एरर दे देते हैं 407, जिसका नाम होता है गॉन एरर। ठीक है, नेक्स्ट 411 क्या है, लेंथ रिक्वेस्ट। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी वेबसाइट का पासवर्ड वो लगा देते हैं कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, मोर देन 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो लेंथ मतलब उसकी जो डाटा उस पर जो एक्सेस है उसकी लेंथ क्या है, किस लेंथ में आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, अगर इस लेंथ से आपने कम किया तो आप उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो लेंथ है उस वेबसाइट की, अगर पर्टिकुलर उस लेंथ के अंदर आपने काम किया तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यदि उस लेंथ से आपने थोड़ा सा भी कम किया तो आपको एरर प्राप्त होगा 411, राइट। और ये एरर क्या दर्शाता है, लेंथ रिक्वेस्ट दर्शाता है, राइट। देखो जरा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना 413, मतलब रिक्वेस्ट एंटिटी टूल लार्ज, लिख नहीं रहा है वो लार्ज लिखा हुआ है यहां पर, लार्ज यानी जो रिक्वेस्ट एंटिटी टूल है, एंटिटी क्या होते हैं वो आपको मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा तब आपको पहले समझ। एंटिटी क्या होते हैं जब मैं वहां पर बताऊंगा। यदि आप किसी एंटिटी टूल को लार्ज वे में एक्सेस करना चाहते हो और वो वेबसाइट आपको लार्ज वे में एंटिटी टूल एक्सेस नहीं कर देना चाहती, तो आपको कौन सा एरर प्राप्त होगा, 413 एरर प्राप्त होगा। देखो आपको ये आम यूज के हिसाब से नहीं सीखने, आपको पेपर क्वालिफाई करने के हिसाब से सीखने हैं, समझ रहे हो। तो पेपर के लिए इतना ही काफी है कि भाई 407 कौन सा एरर है, तो क्या है, रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट राइट 414 रिक्वेस्ट यूआरएल टू लार्ज, यानी जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो वो वेबसाइट चाहती है कि आप जो यूआरएल डाल रहे हो उस वेबसाइट का वो यूआरएल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने वो यूआरएल बड़ा नहीं दिया तो आपको एरर प्राप्त होगा 414, राइट। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट पर चलते हैं अपन 417, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस फील्ड, यानी वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो वो वेबसाइट कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए आपसे कि कोई यूजर मेरे पास आए तो ये चीजें इसकी होनी चाहिए तभी मैं उसको एक्सेस करने दूंगी, अन्यथा उसे एक्सेस नहीं करने दूंगी। यदि आपने वो चीजें उस वेबसाइट को नहीं दी तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगी और आपको एरर देगी 417 यानी 417, जिसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस फील्ड। ठीक है, सॉरी फेल्ट। नेक्स्ट 422 क्या है, अनप्रोसेसेबल एंटिटी, यदि
किसी वेबसाइट के अंदर आप इस प्रकार की एंटिटी एंटर करना चाहते हो जिसकी वो वेबसाइट प्रोसेस ही नहीं कर सकती, जिसकी वो सर्वर प्रोसेस ही नहीं कर सकता, तो आपको वो एरर दे देगा 422, जिसका मतलब होगा अनप्रोसेसेबल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट 4, यदि देखो अब आप किसी ऐसी वेबसाइट को ओपन या फिर एक्सेस करना चाहते हो जो पहले से ही लॉग्ड है, मतलब कि उस ओनर उस वेबसाइट के ओनर या फिर उस वेबसाइट के जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेटर है, उसने उस पर कोई लॉक डाल के रखा है, वो नहीं चाहता कि आम यूजर या फिर कोई पब्लिकली यूजर उसको एक्सेस करे। और आप यदि उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपको एक एरर प्राप्त होगा 423 यानी 423 वाला, जिसका मतलब होगा कि भाई वो वेबसाइट लॉक्ड है। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अपना 424। क्या लिखा हुआ है? फील्ड डिपेंडेंसी। आप तो इसको जस्ट याद रख लो, जब मैं इंटरनेट बताऊंगा, जब मैं डीबीएमएस आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं डिपेंडेंसी पढ़ाऊंगा, और डिपेंडेंसी आपको समझ में आ जाएगा तो ये फील्ड डिपेंडेंसी वाला एरर भी समझ में आ जाएगा। अभी तो रट लीजिएगा कि 424 किसका है? फील्ड डिपेंडेंसी वाला है। अगला है 500 है इंटरनल सर्वर एरर। देखो जैसे कुछ एक तो देखो जैसे मैं किसी एसबीआई सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूं, और एसबीआई सर्वर को एक्सेस करने के लिए मुझे किसी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इंटरनेट मतलब किसी एयरटेल का या फिर जियो, कोई ऐसा कोई इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, बट जहां पर वो सर्वर है, एसबीआई का मेन सर्वर है, उस सर्वर को भी किसी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी उनका इंटरनल इंटरनेट कनेक्शन, उनका इंटरनल सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। यदि वो उनका इंटरनल सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो, और उस समय पर आप उस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एरर प्राप्त होगा 500 जो दर्शाएगा आपको इंटरनल सर्वर एरर। आपको देखो बस इनके नाम और एरर कोड याद रखने हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा इंटरनल सर्वर कोड, इंटरनल सर्वर एरर का एरर कोड क्या है, तो आपको बताना होगा 500 इंटरनल सर्वर एरर का एरर कोड होता है। ठीक है, राइट। देखो जरा नेक्स्ट क्या है अपना 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी जो चीज आप उस वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, वो चीज उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुई है, तो आपको एक एरर कोड प्राप्त होगा 501। ठीक है, चलो, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 502 बैड गेटवे। यानी गेटवे क्या होता है, जब मैं आपको नेटवर्क डिवाइस पढ़ाऊंगा तब आपको गेटवे बता दूंगा कि गेटवे होता क्या। यदि आपने जो गेटवे है वो आपका उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एक एरर प्राप्त होगा 502, जिसका मतलब होगा बैड गेटवे, यानी आपके पास जो गेटवे है वो सही से नहीं है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। राइट, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 503। क्या लिखा हुआ है? सर्विस अनअवेलेबल। आपने देखा होगा कभी आप बैंक में जाते हो तो कभी पैसे मैसे निकालने जाते हो तो वो कहते हैं कि सर्वर नहीं आ रहा है, अभी सर्वर चलेगा। सर्वर चलेगा मतलब कि भाई उनके पास एक एरर आ चुका है 503 उनकी वेबसाइट पर, तो उनका मतलब वो एरर क्या दर्शाता है 503 की सर्वर टाइम आउट, यानी सर्वर अनअवेलेबल, यानी जो सर्वर है वो सर्वर उनको नहीं मिल रहा, जिस सर्वर पर वो काम करना चाहते हैं उस सर्वर को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो 503 एरर क्या दर्शाता है? सर्विस अनअवेलेबल, यानी जो सर्विस वो प्रोवाइड आपको कर रहे हैं वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उस एरर को बोलते हैं 503, जिसका मतलब होता है सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट 505 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। देखो यानी इंटरनेट पर आपने जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कोई सी भी वेबसाइट हो, उसके पीछे आप देखते हो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जो भी वेबसाइट आप रन कर रहे हो अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर, तो उस पर एक HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही कोई चीज एक्सेस होती है। और आप ऐसी
देखो HTTP की भी कुछ वर्जन्स होते हैं अलग अलग, जैसे 1.15 ऐसे इस प्रकार HTTP के वर्जन होते हैं। तो HTTP का कोई ऐसा वर्जन आपकी रिक्वेस्ट में आ गया जो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सपोर्टेड नहीं है, तो आपको एक एरर प्राप्त होगा मेरे भाई 505, जिसका मतलब होगा जो दर्शाता है कि आपका HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्जन नॉट सपोर्टेड, यानी जो वर्जन आपका है वो इस वेबसाइट को सपोर्टेड नहीं है, इस सर्वर को सपोर्टेड नहीं है। नेक्स्ट 507 इनसफिशिएंट स्टोरेज। अब सपोज आपने किसी सर्वर से या कोई वेबसाइट से आपने क्या किया, कोई चीज़ डाउनलोड की और उस डाउनलोड के लिए आपके कंप्यूटर में स्टोरेज ही नहीं है जितना आप डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर रैम में या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं है, तो क्या वो डाउनलोड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको एक वेबसाइट सर्वर पर एक एरर मिलेगा, उसका मतलब होगा 507। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में स्टोरेज अनसफिशिएंट है, यानी स्टोरेज इस चीज को स्टोर करने के लिए आपके लिए जगह नहीं है आपके कंप्यूटर में। राइट, चलो नेक्स्ट है 510 जो है नॉट एक्सटेंडेड। ठीक है, इसको याद रखो। जस्ट 510 क्या है? नॉट एक्सटेंडेड। मतलब एक्सटेंडेड का मतलब होता है एक्सटेंड करना, कि आप उस वेबसाइट को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखो सिंपली 510 क्या दर्शाता है? नॉट एक्सटेंडेड दर्शाता है, और नॉट एक्सटेंडेड का एरर कोड क्या होता है? 510। ठीक है, ये सभी थे अपने क्या एरर कोड्स। ठीक है, इतने होने को तो और भी होते हैं एरर कोड, बट ये जो एरर कोड मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस, चाहे अपन स्टेनो एसआई का एग्जाम देखें या फिर गेट वाले जो एग्जाम होते हैं, DSSB का एग्जाम होता है उसमें आए हुए हैं, और CPCT के एग्जाम में भी ये आए हुए हैं। तो आपको इन्हें लिखना है और याद भी करना है। आप बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर फेसबुक पर कि सर आपकी वीडियोस रेगुलर नहीं रहती। तो रेगुलर का ये है कि भाई कि देखो आप लोग शेयर करते नहीं हो और लाइक करते नहीं हो। देखो मैं इतनी मेहनत से इस चीज़ को बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, फिर उसके बारे में पूरा जानकारी लेनी पड़ती है भाई, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसको एडिट करनी पड़ती है, फिर उसको अपलोड करनी पड़ती है, फिर उसको देखना भी पड़ता है कितने व्यू आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो भाई बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करा करो भाई। आपका एक लाइक करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। तो वो डीमोटिवेटेड टाइप के हो जाते हैं कि भाई किसी को कोई मतलब ही नहीं है जो अपन डाल रहे हैं, किसी को कोई शायद पसंद ही नहीं आ रहा, क्या किसी को कुछ मतलब किसी को पसंद नहीं आ रहा, ये समझ में आता है। तो यार ऐसा काम क्यों करें कि जो सामने वाले को पसंद ना आए, समझ रहे हो? तो उस चक्कर में फिर ऐसा लगता है कि रहने दो यार। फिर ऐसा कभी कभार ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वीडियो डालो, क्यों नहीं डाला आपने? तो मन लगता है कि यार चलो ठीक है डाल देते हैं। तो भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट करो यार मेहनत को। आपको भी लगता है, आपको लगता है कि यार वाकई मेहनत है। जिस दिन आप करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा भाई वाकई मेहनत होती है। समझ रहे हो? टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो मेरे भाई, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, और जितने जो देखते हैं वो तो कम से कम लाइक कर दिया करो यार। 100 के प्लस अपना व्यू हो जाते हैं और लाइक वही 10, 12, 15। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को एम करते हैं 50 लाइक होनी चाहिए इस वीडियो पर। ठीक है, तो 50 लाइक आपको देना है। राइट यार, इतना तो कर ही सकते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उसका कुछ लगता है क्या? लाइक बटन प्रेस करने में क्या लगता है? कुछ नहीं। मेहनत लगती है क्या? नहीं लगती ना, बस दबाना ही तो है। समझ रहे हो? क्या कुछ पैसे वैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना। समझ रहे हो? तो भाई एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दिया करना। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।